गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में अपन ने सप्लाई चैप्टर्स के प्रोविजंस को रिवाइज किया था। तो आज अपन उस सप्लाई चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और देर आफ्टर अपन चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। और कल से अपन लास्ट के 15 मिनट्स डेली बेसिस पे एक एग्जाम्शन पढ़ेंगे। आपको पता है थोड़ा एग्जाम्शन चैप्टर बड़ा होता है, तो डेली बेसिस पे एक एग्जाम्शन पढ़ेंगे अपन, राइट। सबसे पहले जीएसटी इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर टू एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉई। बताओ, अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बताओ जीएसटी लगेगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ वाला होगा। बताओ, जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट सिंगल प्राइस पे बेचे जाते हैं, वो जब नेचुरली बंडल होता है उसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। अब स्वीट्स, चॉकलेट, फायर क्रैकर्स, ये नेचुरली थोड़ी बंडल है। पटाखे, चॉकलेट और स्वीट्स का क्या तालमेल? उसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। ये सीएमए इंटर दिसंबर 18 में आया था। ये सीएमए फाइनल दिसंबर 18 में आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि महेश एक कंपनी में काम करता है, एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ कुमार। तो महेश इज द एम्प्लॉयड ऑफ जेयर ट्रेडर्स, ए प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ कुमार। कुमार की एक कंसर्न है क्या? जेयर ट्रेडर्स का महेश एम्प्लॉय है। सर्विस प्रोवाइडर बाय महेश विल बी टैक्सेबल। मतलब एम्प्लॉय अगर सर्विस देगा तो कब टैक्सेबल होगा? जब वो नॉट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस देगा, एम्प्लॉय वाली तो नहीं लगेगा। अच्छा, व्हाट विल द टैक्स रेट अप्लाई इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट क्या होती है? जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है, प्रिंसिपल सप्लाई होती है, उसकी रेट लेते हैं। अच्छा, मान लो व्हेन गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस सप्लाई ऑफ गुड्स पैकिंग मटेरियल। बताइए, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स जा रहा है तो फ्रेट होता है, इंश्योरेंस होती है, पैकिंग, इन सबका मिक्स चार्ज लिया जाता है। तो फ्रेट के साथ इंश्योरेंस, पैकिंग एक नेचुरल है और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई फ्रेट होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। बताओ, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें बताया रखा है कि ना तो वो गुड्स की सप्लाई है और ना सर्विस की सप्लाई है? शेड्यूल थर्ड। तो इस तरह से इंटर फाइनल में सीएस में और सीएमए में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, बताओ, आपको पता है अगर हम लैंड को बेचते हैं तो जीएसटी नहीं लगता। कंप्लीटेड बिल्डिंग को बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचते हो, जहाँ कुछ कंसिडरेशन यहाँ मिल रहा है, कुछ बाद में मिल रहा है, या पूरा ही पहले मिल रहा है, अगर पूरा बाद में मिलेगा तो कंप्लीट होता है। तो ये इस सिचुएशन में जीएसटी लगता है। तो बताइए, अंडर कंस्ट्रक्टेड को हम क्या मानेंगे? सप्लाई गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अच्छा, बताओ, कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बंडल है, नेचुरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, और उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। तो ये पूरी कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन यही होती है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जो एक दूसरे से जो कॉम्बो बना है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, तो इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। बताओ, कंपोजिट सप्लाई का जो मेन फीचर होता है वो क्या होता है? गुड्स नेचुरली बंडल होते हैं एक दूसरे के साथ। बताओ, जब मिक्स सप्लाई होती है तो कौन सी रेट लेते हैं? हाईएस्ट रेट लेते हैं। अब जैसे इंपोर्ट और सर्विस के बारे में आपने क्या पढ़ा था? सर, इंपोर्ट और सर्विस में जहां कंसिडरेशन होगा ना, वहां तो हर केस में सप्लाई मानेंगे सेक्शन 7(1)(b) के हिसाब से। और जहां नो कंसिडरेशन, जहां कंसिडरेशन नहीं है, तो सप्लाई तभी मानेंगे जब रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को है और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये बातें होनी चाहिए, रिलेटेड हो रही है। अगर आप नॉन रिलेटेड को तो नहीं मानेंगे, और अगर रिलेटेड को अदर देन बिजनेस देंगे तो नहीं मानेंगे। तो ये इंपोर्ट और सर्विस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय मिस्टर मनदीप, which of the following statement is correct statement? Architect service for his business from his friend in London free of cost. तो ये
फ्री ऑफ कॉस्ट के केस में ये वाला प्रोविजन लगेगा, लेकिन आपने किससे लिया है, नॉन रिलेटिव से, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब इसको तो सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ट्रू है ये। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज ए कंसिडर एज सप्लाई। ये गलत है, ये स्टेटमेंट सप्लाई नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं रिलेटिव लिख देता तो मान लेते, डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर, रिलेटेड है, लंदन, कंसिडरेशन आ गया, तो जहाँ कंसिडरेशन आएगा वहाँ तो हमेशा ही सप्लाई मानेंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसिडर सप्लाई, बिल्कुल सही है। अगर आप दोस्त से ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, भले ही बिजनेस के ले रहे हैं, पर सप्लाई नहीं मानेंगे। डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पज, अब कंसेशन आ गया ना, तो इज नॉट अ कंसेशन है तो हमेशा सप्लाई मानेंगे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट कौन सा है, बी एंड सी। अब ये सीए की जो आरटीपी है, मे आरटीपी, इनके क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द शेड्यूल थर्ड, कौन सी ऐसी घटना है जो शेड्यूल थर्ड में कवर नहीं है? डायरेक्टर मंथली सैलरी अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब डायरेक्टर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयमेंट वाली सेवा दे रहा है वो तो कवर्ड होगा, उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। सिटिंग फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये कवर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो एम्प्लॉय नहीं है, तो इस पे जीएसटी लगता है, तो ये कवर नहीं है। तो ये है पेमेंट टू एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग ब्रोकरिंग सर्विस टू एम्प्लॉयर फॉर द परचेज ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, सच सर्विस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं देगा जब तो नहीं लगेगा। अब एम्प्लॉय यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो ब्रोकरेज की सेवाएं दे रहा है, दिस इज नॉट इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब इसको सप्लाई मानेंगे। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल थर्ड की बात कर रहा है ना, ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की मानेंगे। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट वो अपन ने मॉर्चरी सेवाएं, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस केस में एक तो ये वाली नहीं मानेंगे, एक ये वाली नहीं मानेंगे। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसको मानते हैं, आपको पता है जब अगर हम बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, खरीदते समय आईटी उसको सप्लाई मानते हैं, इन सबको मानेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये और डी, सी और डी, ये कवर्ड है उसके अंदर। अच्छा, विच इज नॉट अ कंसिडर सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, अब आपने स्टॉक ट्रांसफर किया है वन स्टैब्लिशमेंट टू दिल्ली टू अनदर स्टैब्लिशमेंट गुड़गांव, बताओ अगर आप अपने डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई करते हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई मानेंगे? तो इस पे तो मानेंगे इसको। तो राम ने सप्लाई की अकाउंटिंग सर्विस टू सीए इन लिeu ऑफ टैक्सेज सर्विस, मतलब बार्टर सेक्शन, बार्टर वो एक्सचेंज, उसको भी सप्लाई मानते हैं। हेल्थ क्लब अपने क्लब एक मेंबर्स को सेवाएं दे रहा है, आपको पता है अमेंडमेंट आया था, क्लब अगर मेंबर को देगा तो भी सप्लाई मानेंगे। अब ए ने बी को फ्लैट बेचा, अब ए ने फ्लीट को बेचा तो बेचना एक एक्टिविटी है, कंसिडरेशन भी है, बट यहाँ बिजनेस नहीं है, बेचना बिजनेस नहीं है। तो अब बताओ, ए ने बी को बेचा और बेचना बिजनेस नहीं है, तो फिर सप्लाई नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि बिजनेस होने के लिए मतलब जीएसटी लगने के लिए एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी नहीं लगेगा। अब आपने ट्रांसफर टू राइट दिया है, मतलब आपने कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, केवल राइट टू यूज दिया है। तो अगर हम राइट टू यूज देते तो उसको क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा शेड्यूल है जो बताता है कि इट ट्रीटेड सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन? बच्चों शेड्यूल 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई, कौन सी सप्लाई नहीं है? तो पहला क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट इन कोर्स ऑफ, ये तो सप्लाई है, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस इन नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई एज पर 7, कौन सी सप्लाई नहीं है? अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपका बिजनेस नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे।
इंपोर्ट और सर्विस फॉर कंसिडरेशन, इंपोर्ट और सर्विस में चाहे बिजनेस हो या ना हो चलेगा, बाकी एक्टिविटी में तो बिजनेस होना जरूरी है, तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज को जीएसटी लगेगा? अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, फ्यूनरल सर्विस, एक्शनेबल क्लेम, बताओ, अदर देन लॉटरी, ये तो तीनों ही हैं, तीनों ही शेड्यूल थर्ड में कवर्ड है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई नेचुरली बंडल, कौन सी सप्लाई को हम नेचुरली बंडल मानेंगे? रेंट डीड दिया आपने, मतलब दुकान के साथ मकान, ये कौन सी बात हुई भाई? ये कौन सा नेचुरल है कि दुकान के साथ मकान लेना ही पड़ेगा? वॉच के साथ टाई, ये कौन सी बात हो गई? वॉच के साथ टाई बेची जाएगी, बेल्ट बेची जाएगी, कोई नेचुरल थोड़ी है। बर्गर चॉकलेट, ये नेचुरल नहीं है, आपने जबरदस्ती इसका कॉम्बो बनाया। दिस इज नॉट ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डनरी कोर्स का मतलब होता है कि सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है ये मुझे मिलना चाहिए, तो आप ये जब आप बर्गर खरीदते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि चॉकलेट मिलना चाहिए। आप जब वॉच खरीदते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि टाई मिलनी चाहिए, बेल्ट मिलना चाहिए, नॉट ऑर्डनरी कोर्स। तो नन ऑफ द अबव आएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सप्लाई और सर्विस, ये आपको शेड्यूल 2 देखना पड़ेगा। जहां ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है या फ्यूचर में ट्रांसफर हो रही है वो तो गुड्स की सप्लाई है, लेकिन जहां ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, केवल राइट टू यूज है, वो सर्विस की सप्लाई है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है सब? बोलिए। यस यस सर। सर। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए कि आपके कॉन्सेप्ट चेक कर लो, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, फिर आज बता दूंगा इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं। बताओ, स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई में क्या क्या आता है? सेल ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, तीनों ही आते हैं, बोलो। अच्छा, सस्ता बाजार, है ना? यस सर। डिटर्जेंट के साथ क्या बेच रहा है? फ्री बास्केट बकेट भी बेच रहा है। तो बताओ, बाल्टी के साथ सर्फ, क्या ये नेचुरल है? आप बाल्टी खरीदते तो उम्मीद करते हैं कि सर्फ आएगी, नॉट नेचुरल। क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई, है ना? हाँ सर, मैं मिस्टर टी ए थी, उसने कुछ मोटर बाइक चुरा ली और उसको बेच दिया। इट इज लीगल टू स्टील ए मोटर बाइक, तो सेल ऑफ मोटर बाइक विल बी कंसिडर एज ए, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे लीगल हो या इलीगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स में भी लीगल और लीगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यही उसका काम है, बताओ, एक्टिविटी भी की बेचना, तो उसका वही काम है और पैसा भी आ रहा है, तो सप्लाई मान लेंगे। समझ गए? तो लीगल इलीगल से नहीं फर्क पड़ता। वो तो पुलिस वालों का काम है कि ऐसे आदमी को जेल में भेजे। कोई आदमी का काम ही क्या है? बाइक को चुरा करना, इसको स्टोर करना और फिर इसको बेचना, तो जीएसटी लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई गुड्स, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर आपने कंप्लीटेड लैंड या बिल्डिंग को बेचा तो उसको ना गुड्स की सप्लाई मानेगी, लेकिन बिल्डिंग को अगर लीज पे दिया, रेंट पे दिया, वो तो है ना, तो बेचोगे तो नहीं है, बट किराए पे दोगे तो सप्लाई और सर्विस है, अपने पढ़ा ही था उसको। बताओ, गिफ्ट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो बताओ जीएसटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड माना है। और हमने पढ़ा है कि अगर रिलेटेड पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई करता है, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है, उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो सप्लाई नहीं मानेंगे। बच्चों, बस बॉडी बिल्डिंग मैंने आपको एक सर्कुलर बताया था, तो बस बॉडी बिल्डिंग को क्या माने? गुड्स की सप्लाई माने, सर्विस की माने, कुछ भी ना माने, है ना? तो मैंने कहा था ना, सर्कुलर आया था क्लियर करने के लिए, बट क्लियर किया नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से इसको सप्लाई और सर्विस लिख दिया। बट आप लिख देना कि इट विल बी डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। अपन को वही लैंग्वेज यूज करनी है जो लॉ में लिखी हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई, शेड्यूल थर्ड। इंपोर्ट और सर्विस को तो मानेंगे। अगर वेयर हाउस की, वेयर हाउस में अगर आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होने से पहले गुड्स को बेच देते हो तो नहीं मानेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बेचते तो मानेंगे। परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी आपने आईटी से नहीं मानेंगे। केवल इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये वाली घटना शेड्यूल थर्ड में कवर्ड। ओके। मनु इंपोर्टेड सम गुड्स इन इंडिया बट केप्ट इन द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस विदाउट, मतलब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं कराया, और मनु ने उसको वेयर हाउस की वेयर हाउस में बेच दिया।
तो जब वेयर हाउस की वेयर हाउस में बेच दोगे और आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं कराया तो उस पर कस्टम लो लगेगा, जीएसटी लगेगा, कस्टम लो। तो उसको नाइदर सप्लाई गुड्स मानेंगे नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बताओ राजधानी टिकट में आपको खाना दिया जा रहा है, तो राजधानी के अंदर ये नॉर्मल बात है, ट्रेन में कि प्लेट के साथ खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो नॉर्मल बात है, इसको कम कोई सप्लाई मानेंगे। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डू नॉट क्वालिफाई द सप्लाई, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं मानेंगे। व्हेन द हेड ऑफिस मेक सप्लाई ऑफ सर्विस टू इट्स ओन ब्रांच, है ना, तो अगर हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है दूसरे स्टेट में, तो दूसरे स्टेट में तो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, तो उसको सप्लाई मानते हैं। व्हेन ए इम्पोर्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम एल्डरसन, अगर रिलेटेड से आप कोई सर्विस ले रहे हो बिजनेस के लिए, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानेंगे। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन, और खरीदते समय आपने आईटीसी ली थी, तो शेड्यूल 1 में तो तब कवर होता है जब आपने खरीदते समय आईटीसी ली थी, तो बताओ इसको नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल अगर अपने एजेंट को सप्लाई कर रहा है और तो उस केस, और जहाँ एजेंट अपने नाम से इन्वॉइस करता है, तो बताओ इवन विदाउट कंसिडरेशन को सप्लाई मानेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई, यूपीएस के साथ एक्सटर्नल बैटरी, एयर कंडीशन के साथ फ्रेट वगैरह इंश्योरेंस, ये सब नॉर्मल है। आर्किटेक्ट कुछ नेसेसरी कुछ चीज़ें सामान प्रोवाइड करता है, ये सब होटल में ब्रेकफास्ट, सीपी प्लान में ब्रेकफास्ट एक नॉर्मल बात है। तो यूपीएस के साथ बैटरी आएगी तो वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडर सप्लाई ऑफ सर्विस, इंपोर्ट और सर्विस कंसिडरेशन आ गया हो तो सप्लाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और रिलेटेड पर्सन से है, import of architect service for free of cost for construction of his office used for his business purpose for related person, तो ये भी मानेंगे क्योंकि रिलेटेड है, बिजनेस है, ये मानेंगे। इंपोर्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन रिलेटेड से, ये नहीं मानेंगे बच्चे, तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ, कौन सी सप्लाई नहीं है। आपने गुड सप्लाई किए फ्री ऑफ कॉस्ट में एजेंट को, तो और जहाँ एजेंट अपने नाम से इन्वॉइस करेगा, ये वाली सिचुएशन तो कवर्ड है। प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ एजेंट अपने नाम से आगे इन्वॉइस इशू करेगा तो उसको सप्लाई मानेंगे। इम्पोर्ट और सर्विस फॉर बिजनेस पर्पज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर आपने बिजनेस के लिए कोई सर्विस इंपोर्ट किया अपने रिलेटेड से तो मानेंगे। मशीनरी को आपने बेच दिया लेकिन खरीदते समय आईटी ली, इसको भी मानेंगे। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको नहीं मानेंगे। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गुड्स अंडर जीएसटी, ट्रांजेक्शन मनी एंड ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, तो आपने यहाँ शेयर्स को बेचा है, शेयर्स को, तो शेयर्स को बेचना क्या है, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, तो इसको नहीं मानेंगे। लॉटरी टिकट को तो मानेंगे, आपको पता है एक्शनेबल क्लेम। और आपने 10 पैसे का कॉइन बेचा है, सेल वैल्यू एक 10,000, है ना, तो आपने यहाँ कंसेशन ले लिया है तो मानेंगे। ए अमन परचेज ए मोबाइल फॉर पर्सनल सर ये सेल ऑफ 10 पैसे वाला ट्रांजेक्शन इन मनी नहीं सर। ट्रांजेक्शन मनी तब होता है जब 10 पैसे के बदले 10 पैसा मिले, समझ रहे हो। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने ओके कहा ना सर। 10 लाख का लोन दिया, 10 लाख के बदले 10 लाख का लोन, ठीक है। अमन ओके सर। परचेज ए मोबाइल फॉर पर्सनल पर्पज विच आफ्टर 3 years of use was sold to mobile dealer रवि फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, डज द सेम इसको अप्लाई। बच्चों यहाँ पे अमन ने बेचा, जैसे मेरे पास मोबाइल और मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल बेचना बिजनेस थोड़ी हुआ। हाँ, अगर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो बात अलग होती। आज तुम लोग हो, तुम बिजनेस थोड़ी करते हो, अगर अपना मोबाइल आप बेचोगे दुकानदार को तो तुम पे थोड़ी जीएसटी लगेगा। हाँ, जब दुकानदार आगे किसी को बेचेगा तब लगेगा। तो यहाँ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। मुकेश एक होल टाइम डायरेक्टर है और सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रिलायंस, द कंसिडरेशन by purchasing the rest of the service has been taxed under reverse charge mechanism, is the classification justified, no। अगर डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता तो सप्लाई नहीं है, तो जब सप्लाई नहीं तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। हाँ, डायरेक्टर अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई और सेवाएं दे रहा है तो लगेगा, फिर लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे लगेगा। Assuming that all the activity are below the undertaken for consideration, state which of the following is not a supply।
रेंटिंग देना वो सप्लाई है। एम्प्लॉई एग्रीइंग टू नॉट वर्क फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लिविंग द करंट एम्प्लॉयमेंट, रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बताओ, जब आपने किसी कंपनी को छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद अगर आप पुराने एम्प्लॉय के लिए कोई काम करो तो वो तो सप्लाई है, वो आपका एम्प्लॉय ही नहीं है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सेवा दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं है। पता गुड्स की डेफिनेशन है जब आपने पढ़ी थी, ऑल काइंड ऑफ मूवेबल एसेट्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग विच आर अटैच्ड फ्रॉम द लैंड विच आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली सर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी है, मनी और सिक्योरिटी नहीं है। तो मनी और सिक्योरिटी नहीं है, तो गुड्स में क्या क्या आएगा? फर्स्ट टू आएंगे, ये दो आएंगे, बट ये गुड्स नहीं है। बताओ, जमीन को लाइसेंस पे देना, लीज पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस है। राजावर एक असेंबली का एमएलए है और उसने अपनी जमीन को, प्रॉपर्टी को किराए पे दिया। बच्चों, एमएलए की सर्विस शेड्यूल थर्ड में कवर्ड है, लेकिन एमएलए अगर शेड्यूल थर्ड के अलावा कोई सेवा, एमएलए के अलावा कोई सर्विस देता तो उस पर तो जीएसटी लगेगा ना यार। और क्योंकि रेंट पे देना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। होटल के अंदर ब्रेकफास्ट देना, ये नॉर्मल बात है बच्चों, इसको कम्बुई सप्लाई बोलेंगे। एबीसी ट्रेडर ने कुछ कंप्यूटर थे जो डोनेट कर दिए, और खरीदते समय क्या, खरीदते समय आईटीसी नहीं ली थी। तो अपन ने पढ़ा कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स शैल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड आईटीसी हैज टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज। बट यहाँ पे आईटीसी नोट नहीं ली है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। एसएससी लोकेटेड जयपुर, उसने कुछ गुड्स अपनी अनादर ब्रांच जो रजिस्टर्ड नहीं है कोटा में, उसको भेज दिया। बताओ, जयपुर में मेरी दो ब्रांचेज, जयपुर में एक कोटा में, और दूसरी ब्रांच मेरी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एडिशनल प्लेस कहलाएगा। तो अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट को सप्लाई करते हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, वो तो सप्लाई होता है। लेकिन जब आप एडिशनल प्लेस को सप्लाई करोगे तो सप्लाई नहीं होगा, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके बच्चों, आपके आंसर करेक्ट है क्या? बोलिए। यस सर। मुकेश हु इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, और उसका टीडीएस कटा है 194J। तो 194J में टीडीएस कटेगा, तो मतलब डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है। अगर एम्प्लॉय होता तो 192 में कटता। इसका मतलब डायरेक्टर की सेवाओं पे जीएसटी लगेगा क्योंकि एम्प्लॉय है ही नहीं, और लगेगा तो आरसीएम लगेगा। एक ट्रेडर ऑफ शेयर था जिसने 5 लाख शेयर बेचे बी को। ट्रेडर ऑफ शेयर मतलब आपने सिक्योरिटी की, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, तो ना तो गुड्स है ना सर्विस है, जीएसटी नहीं लगेगा। आपने किसी को 5 लाख 50 लाख का लोन दिया, अनिल फेमस ब्रोकर था अनिल कपूर के थ्रू, और अनिल कपूर ने 1% चार्ज लिया, तो लोन देने पे तो जीएसटी लगेगा, बट अनिल कपूर तो ब्रोकर है, तो दो लोगों के मिलाने के लिए अगर अनिल कपूर क्या लेता है, ब्रोकर लेता है, तो उस पर तो लगेगा ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। मिस्टर ए इज द प्रिंसिपल ट्रांसफर सर गुड्स टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, एजेंट इशू इनवॉइस इन द नेम। तो जहाँ एजेंट अपने नाम से इन्वॉइस करता है तो शेड्यूल 1 वाला इन्वॉइस एजेंट है। और अगर हम प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो सप्लाई ऑफ मानेंगे नहीं मानेंगे? बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए इज द प्रिंसिपल ट्रांसफर सम गुड्स टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एजेंट इशू इनवॉइस इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय ए टू एजेंट। मतलब ये, मतलब ठीक है, एजेंट आगे कस्टमर को इनवॉइस दे रहा है, एजेंट जो आगे कस्टमर को इनवॉइस दे रहा है ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एजेंट मिस्टर ए टू इज एजेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सप्लाई। तो यहाँ पे बच्चों अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि दो बातें हो गई। अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई माल दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, और कस्टमर को इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? एजेंट। तो इस केस को तो शेड्यूल 1 में कवर कर रखा है, इसको तो सप्लाई मानेंगे। लेकिन जहां प्रिंसिपल कस्टमर को डायरेक्ट क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है अपने नेम से, एजेंट तो केवल मिलवा रहा है, तो उस केस में सप्लाई नहीं मानेंगे जो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मिस्टर ए इज द प्रिंसिपल ट्रांसफर सम गुड्स टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ तक तो ठीक है। एजेंट इशू इनवॉइस इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट किसके नाम से इनवॉइस कर रहा है? प्रिंसिपल के नाम से कर रहा है। तो शेड्यूल 1 में तो तब कवर होता है जब खुद के नाम से करता है, तो या तो इनवॉइस वो प्रिंसिपल के नाम से काट रहा है, तो इसलिए उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मिस्टर ए हु इज द सेलर ऑफ ट्रॉफी एंड एसएससी प्लेस ऑर्डर 50 ट्रॉफी टू मिस्टर ए,
और उसको बोला कि भैया यहाँ पे एसएचजी का नाम लिख दे। तो बताइए, ट्रॉफी बेचने वाले ने ट्रॉफी बेची और उस पर एसएचजी का नाम लिख दिया। तो ट्रॉफी बेचने वाले ने गुड्स की सप्लाई की, सर्विस की? मैंने आपको एक सर्कुलर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, सर्विस। इस सर्विस की सप्लाई है। बोलो बच्चों, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? यस सर। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो देखो, वैसे इस चैप्टर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफाइन मीनिंग ऑफ सप्लाई। ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 7 में लिखना पड़ेगा पूरा, A88, है ना। डिफाइन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसमें 7(1)(b) एंड शेड्यूल 1 का प्रोविजन लिखना पड़ेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई मानेंगे? शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी होता है: परमानेंट ट्रांसफर, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, एजेंट और इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, वो लिखना पड़ेगा। चौथा, कौन कौन सी सर्विस है जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है? शेड्यूल 3 के प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफाइन मिक्स सप्लाई विद एग्जांपल, डिफाइन कंपोजिट सप्लाई विद एग्जांपल, आपको इनकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये तो आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे तो आपको ये लिखने ही पड़ेंगे इनके प्रोविजंस, इनको तो अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर इसके अलावा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। पहला, इसमें ये वाला पार्ट तो क्या थोड़ा एग्जामिनेशन चैप्टर का, इसलिए अभी अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे। स्वामी एक चेन्नई में काम करता है एबीसी बैंक में। ही कंसल्टेट, उसने कोई कंपनी है लंदन की, उसने कंसल्टेंसी ली कि मुझे एक घर खरीदना है, तो मुझे बताओ लंदन मुंबई में। और उसने उसको कंसल्टेंसी चार्जेस पे किए, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो उसने किसी लंदन की कंपनी से कोई राय ली और उसको पूछा, उसको कंसल्टेंसी चार्जेस दे दो, तो जैसे द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब कंसिडरेशन है, अब जहाँ कंसिडरेशन आ गया तो शेड्यूल 1 तो देखना ही नहीं है, तो उसको सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई। तो इसको सप्लाई मानेंगे। और जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी लगेगा तो बच्चों आरसी बेसिस में लगेगा, तो आपके लगेंगे एट पर सेक्शन 7(1)(b) इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट, यहाँ बिजनेस हो या ना हो सप्लाई मानेंगे। और जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी लगेगा तो आरसी बेसिस पे लगेगा। ये मई 22 में सीए इंटर का क्वेश्चन आया था, उसका ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। फिर नवंबर 20 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को बताओ। तो फिर आपको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक फिर आया था, एक क्वेश्चन आया था, ये भी सीए के अंदर आया था, राजा राजा चोला सन्स एयर कंडीशनर तमिलनाडु में बेचता है, और उसने 4, उसका घर बन रहा था, और उसने 4 घर में अपने अपने ही दुकान के एसी खुद को ट्रांसफर कर दिए। बताइए, जब अपने ही दुकान के एसी खुद को ट्रांसफर करोगे तो रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो, या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेटल हो रहा है जिसकी आपने खरीदते समय आईटीसी ली थी, तो बताओ सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई। और एक विक्रम है, विक्रम पांड्या, जिसने अपना घर का एसी राजा राजा को बेच दिया, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? विक्रम पांड्या, मैं मेरा घर, तुम अपने घर का एसी बेच रहे हो किसी को, डीलर को, तुम्हारा बिजनेस थोड़ी है, तो उस पर सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ मैंने आपको आंसर भी लिख के दिया हुआ है पूरा कि क्या आंसर होगा। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए आपसे एग्जाम में। सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है? सप्लाई नहीं है। अच्छा, शॉप के साथ फ्री स्पून मिक्स सब कंबो सप्लाई, कोई कॉम्बो ही नहीं है, फॉल्स। सेकेंड हैंड गुड्स का व्यापारी, इससे क्या फर्क पड़ता है? सेकेंड हैंड गुड्स के व्यापारी हो, एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, सप्लाई मानेंगे, फॉल्स है ये। 50,000 वाली बात तुमको पता ही है। कंबो सप्लाई और मिक्स सप्लाई को दिखाओ, ये सीए के अंदर भी क्वेश्चन आया है, सीएमए के अंदर भी आया है, ठीक है। और वही राइट शॉर्ट नोट ऑन कंबो सप्लाई। इंपोर्ट और सर्विस के अंदर बताओ, वही बताओ सप्लाई किसे कहते हैं, बताओ कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको इवन विदाउट नेशन भी क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। ये सारे क्वेश्चन आए हैं। ये देखो विद कौन कौन सी एक्टिविटी है। या फिर एक क्वेश्चन आएगा शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में कैसे क्वेश्चन आया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सर्विस। तो अब आपको शेड्यूल 2 को पहचान पहचान के बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
ये किराए पे देना सर्विस की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्ट और सर्विस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब सीए में क्वेश्चन आए। प्रगति ने लीगल एडवाइस ली पर्सनल प्रॉब्लम के लिए और उन्नति को पे किया। पैसा आते ही तो सप्लाई यही ना यार, पैसा आते तो रिश्तेदार नॉन रिश्तेदार देखना ही नहीं है, बिजनेस नॉन बिजनेस देखना ही नहीं है, तो इसको तो मानेंगे। अगर बताओ ये दोनों रियल सिस्टर है और कंसिडरेशन नहीं है तो क्या लगेगा। अब यहाँ पे पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, तो जब अगर कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 के पास जाएंगे। अब रिलेटेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट पर्सनल पर्पज है, बिजनेस पर्पज नहीं है, तो नहीं लगेगा। और अगर बोथ ऑफ देम रियल सिस्टर है और लीगल एडवाइस बिजनेस के लिए ली है तो फिर लगेगा, फिर लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इम्पोर्ट और सर्विस पे। वही राइट शॉर्ट नोट ऑब्जेक्टिव मैंने सारे आपको कराई दिए। बोलो बच्चों, ये वही ऑब्जेक्टिव है जो उसके अंदर दिए थे। सर ये वाली पीडीएफ भेज दी क्या सर आप? अभी भेज देंगे आपको ना। अच्छा, अब जैसे जैकमे लिमिटेड है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और। जैकमे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, और उसने ये सारे प्रोडक्ट शैम्पू वैम्पू सब ला के बेचे। बताइए इस केस के अंदर क्या है, ये सारा कॉम्बो नेचुरल है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। तो ये मिक्स सप्लाई है। अब मिक्स सप्लाई केस में जो हाईएस्ट रेट है, इंटायर प्रोडक्ट पे हाईएस्ट रेट से जीएसटी लगेगा। बताओ होटल, बता ही दिया मैंने, होटल ब्रेकफास्ट दे रही है तो कंपोज सप्लाई है। टूथपेस्ट के साथ ब्रश आ रहा है, ये मिक्स सप्लाई है, ये मिक्स सप्लाई है। फिर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बताओ सप्लाई है या नहीं है। राजावत एक एमएलए है और वो अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, तो ये तो मैंने बता ही दिया। एमएलए वाली सर्विस को सप्लाई नहीं मानते, बट और काम करेगा तो मानेंगे ना। रहीम ने कोर्ट में अपील फाइल की और फाइलिंग फीस पे कोर्ट की फीस पे जीएसटी नहीं लगता। आपने एक कॉमर्शियल कोचिंग किराए पे दी, उससे क्या मतलब है? या आपको नॉन कम्पिटिटिव फीस मिली, आपको जैसे मुझे कोई कहता है आप पढ़ाना बंद कर दो, आपको हम नॉन कम्पिटिटिव फीस देंगे, तो आपको शेड्यूल 2 में बताया नॉट टू डू एनीथिंग को भी अगर पैसा मिलता है तो सप्लाई और सर्विस मानते हैं। आप सीए इंस्टीट्यूट की कॉपियाँ चेक करते हो, एक्टिविटी है, ये आपका कॉपी चेक करना काम हो गया, पैसा आ गया तो सप्लाई मानेंगे। आपने किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाया, उसको आप बच्चे को फ्री में पढ़ाया, अब बच्चे को फ्री में पढ़ाया तो शेड्यूल 1 के पास जाएंगे। ये कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं है, वो बच्चा मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा एजेंट नहीं है, इम्पोर्ट और सर्विस का मैटर नहीं है, तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको आज चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ाया, फिर गुड्स वाला पढ़ाया, सप्लाई वाला पढ़ा दिया, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए। 2 कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और नॉट एग्जम। ये बात कौन बोलता है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलता है 9। तो कल अपन सेक्शन 9 को पढ़ेंगे, 9, 1, 2, 3, 4 और 5 चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, और आरसीएम एफसीएम भी यहीं पढ़ेंगे। तो आप इसको रिवाइज करके रखना। आरसीएम एफसीएम वाली मैं फाइल आपको भेज रहा हूँ, उसके क्वेश्चन करना। तो कल आरसीएम एफसीएम को रिवाइज कराएंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। आगे बात समझ में? उसके बाद हम टैक्सेबल पर्सन की तरफ चलेंगे, और कल से मैं एग्जाम सर्विस 15 मिनट आपको एग्जाम सर्विस पढ़ाऊंगा रोज। ठीक है, पहले छोटी छोटी वाली एग्जामेशन बताएंगे, फिर बड़ी वाली बताएंगे। ओके, कोई डाउट बच्चों?